डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल माई क्लास वीडियोस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की क्या प्रायिकता है? ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो, एक ये कलश है, कलश होता है घड़ा। यहाँ पे 5 आपके पास लाल गेंद है और 5 ही काली गेंद है। यहाँ से पहले एक गेंद निकाली जाती है। हम मान लेते हैं कि पहली जो गेंद है वो लाल निकल गई। अगर लाल गेंद निकल जाती है तो इसको वापिस रखा जाता है। इस लाल गेंद को क्या है, वापिस रखा जाता है और इसी कलर की 2 गेंद यानी 2 लाल गेंद और इस कलश में रखी जाती है। तो फिर जो ये गेंद टोटल जो होगी लाल इस कलश में वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7 तो लाल हो जाएगी और 5 काली गेंद हो जाएगी। अब ये कहता है कि अब एक गेंद इसमें से और निकाली जाती है तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहां से अब लाल गेंद निकालनी है। ये कब है? जब पहली गेंद लाल निकल जाए तो आपको 2 लाल गेंदें और रखनी है और फिर जो दूसरी गेंद की कंडीशन है वो लाल गेंद की है। या फिर कैसे हो सकता था? या फिर ऐसे हो सकता था कि यहाँ पे 5 लाल गेंद है और 5 ही काली गेंद है। शुरू में लाल की बजाय यदि आपकी काली गेंद निकल जाती तो फिर वापिस इसको यहाँ पे रख के और 2 काली गेंद इसके अंदर और डाल देनी थी। जब काली गेंद और डाल देंगे तो यहाँ पे लाल गेंद है वो 5 ही रहेगी, 5 लाल गेंद रहेगी और काली है वो 7 हो जाएगी। इसके बाद जो गेंद निकलेगी वो लाल ही निकलेगी। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ये कलश था। कलश में से यदि पहले हम लाल गेंद निकालते हैं तो अपने को लाल और 2 डालनी पड़ेगी, टोटल 7 लाल हो जाएगी, 5 काली हो जाएगी और जो दूसरी गेंद निकालनी है वो लाल ही गेंद निकले, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। दोबारा से यदि देखें तो शुरू में लाल की बजाय काली निकल सकती थी, इसको वापस डाल के 2 काली और हमें डालनी है। तो अब कलश में 5 लाल और 7 काली गेंदें हैं, इनमें से एक लाल ड्रा करनी है। तो अब इसकी दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन में पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, पहली गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे टोटल 10 है, लाल है वो 5 है, तो ये 5/10 हो जाएगा यानी कि 1/2। और दूसरी गेंद इसने कहा है कि दूसरी गेंद जो है वो लाल ही निकले और कब निकले? जो निकली है उसको वापिस रख दी और इसी कलर की 2 गेंद और डाल दी। तो अब यहाँ पे जो लाल गेंद है वो 7 है और टोटल है वो 12 है। तो यहाँ 7/12, ये कंडीशन पहली थी। दूसरी कंडीशन में क्या है? दूसरी कंडीशन में पहली गेंद है वो काली निकले, पहली गेंद काली निकले। तो शुरू में जो गेंद है वो 5 ही लाल है, 5 ही काली है। काली गेंद निकलने की प्रायिकता 5/10 हो जाएगा यानी कि 1/2। और दूसरी गेंद यहाँ पे लाल निकले। यदि दूसरी गेंद लाल निकलती है तो यहाँ पे काली गेंद 2 और डालनी है, जो निकली है उसको वापस डाल दी, 2 गेंदें और डालनी है इसी कलर की। तो यहाँ पे काली 7 है, लाल 5 है और दूसरी गेंद है वो लाल ही निकलनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 5/12। तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन।
तो यहाँ पे जो हमें प्रायिकता पूछी है, अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि पहली गेंद यदि लाल निकलती है और दूसरी लाल निकलती है तो ये कंडीशन है। यदि पहली गेंद काली निकल जाए और दूसरी गेंद लाल निकले तो ये कंडीशन है। तो ये हो जाएगा आपके पास 7/24 प्लस में ये होगा 5/24। 7 और 5 12/24 और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/2। ये उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो यहाँ हमारे पास 2 थैले हैं, एक को हम थैला 1 मान लेते हैं और दूसरे को थैला 2 मान लेते हैं। ये पहला थैला है, ये पहला थैला और ये जो है वो दूसरा थैला है। हमारे पास यहाँ पे 2 थैले हैं। पहले थैले में 4 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। जो दूसरा थैला है उसमें 2 लाल गेंदें हैं और 6 काली गेंदें हैं। तो अब हमें क्या करना है, दोनों थैलों में से पहले एक थैले को चुनना है और उसमें से फिर एक गेंद निकाली जानी है जो कि लाल है। तो यहाँ पे हम 3 घटनाएं मानेंगे। माना घटना एक E1 मानो। E1 जो घटना है वो पहला थैला चुनने की है, पहला थैला चुनने की घटना। और E2 हम मानेंगे दूसरा थैला चुनने की घटना। और एक हम और मान लेते हैं घटना कि लाल गेंद निकले, इसके लिए हम घटना ए मानते हैं। ये जो है वो लाल गेंद निकलने की घटना। ये हमने 3 घटनाएं मान ली। अब यहाँ पे 2 थैले हमारे पास है। पहले 2 थैलों में से एक थैला चुनने की जो प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि पहला थैला चुनने की प्रायिकता है वो 1/2, क्योंकि थैले 2 है, पहला थैला है वो 1 है तो 1/2 हो जाएगा। PE2 यदि हमें ज्ञात करना है तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब ए हमने लाल गेंद निकलने की घटना को शो किया है। तो यदि लाल बॉल पहले बैग से निकली है तो उसके लिए प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता लाल बॉल निकले और पहले बैग से निकले, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रायिकता लाल बॉल पहले बैग से निकले। लाल गेंद पहले थैले से निकले। तो पहले थैले में हमारे पास 4 लाल गेंद है, 4 काली है। तो पहले थैले से 4 लाल गेंद है तो ये हो जाएगा 4/8 और इसको काट के हम लिख सकते हैं 1/2। अब PA/E2 ये ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि लाल गेंद दूसरे थैले से निकले। दूसरे थैले से यदि लाल गेंद निकले तो दूसरे थैले में देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 लाल और 6 काली है तो 2 टोटल है वो 8 हो जाएगी। 2/8 ये हमने लिख दिया 2/8 और ये कट के आ जाएगा 1/4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल हो और वो पहले थैले से निकली हो। गेंद जो है वो पहले थैले से निकली हो, लाल हो तथा
पहले थैले से निकले। लाल गेंद हमें दे रखी है और पहले थैले से निकले, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो बेज प्रमेय से, यानी पहले देखो कि ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कि पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब बेज प्रमेय हम लगाएंगे। बेज प्रमेय क्या कहती है? बेज प्रमेय ये कहती है पी E1 बाय ए इज इक्वल टू पी E1 इंटू पी ए बाय E1 बटे पी E1 इंटू पी ए बाय E1 प्लस में पी E2 इंटू पी ए बाय E2। अब इन सभी के मान हमारे पास है, मान हम भर देंगे। तो ये पी E1 1/2 है और ये पी ए बाई E1 ये जो है वो भी 1/2 है। तो ये 1/2 गुणा में 1/2 प्लस ये 1/2 और इसकी वैल्यू 1/4 है। तो ये सारे मान हमारे पास ऊपर है, पी E1 पी E2 पी ए बाई E1 पी ए बाई E2, ये सारे मान हमारे पास थे, ये हमने भर दिए। तो ये 1/4 यहाँ पे 1/4 प्लस 1/8 आएगा और ये 1/4 यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 8, 2 प्लस 1 यानी 1/4 गुणा में ये 8/3, ये इससे कट जाएगा 2/3 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? तो यहाँ पे भी हमें 3 घटनाएं माननी पड़ेगी। पहली घटना कि बच्चा छात्रावास में रह रहा है, दूसरी वो घटना कि बच्चा छात्रावास में नहीं रह रहा है और तीसरी घटना कि छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो माना घटना एक तो आप लो E1 घटना कि छात्र जो है वो छात्रावास में रह रहा है, छात्र छात्रावास में रह रहा है। दूसरी घटना हम ये मानते हैं कि छात्र छात्रावास में नहीं रह रहा है और तीसरी घटना हम ये मानेंगे, उसको ए मान लेते हैं कि छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। ये 3 घटनाएं होगी। अब हमें ये ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। तो प्रायिकता छात्रावास में रहने वालों की कितनी हो जाएगी? 60% का मतलब 60/100। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 60/100 और छात्रावास में जो नहीं रहते पी E2 उसको कहेंगे हम, ये नहीं रहते तो ये 40/100 ये आ जाएगा। ये 60/100 और ये 40/100। अब आगे हमें ये दे रखा है कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पी ए बाय E1 ये कौन से छात्रों की प्रायिकता है? ये उन छात्रों की प्रायिकता है जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है और हॉस्टल में रहते हैं। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र जो छात्रावास में रहते हैं।
यानी ये ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र हैं जो छात्रावास में रहते हैं और इनकी प्रायिकता हमें दे रखी है 30/100। अब दोबारा से देखो A/E2 ये क्या है, ये ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र हैं और हॉस्टल में नहीं रहते वाले छात्र जो छात्रावास में नहीं रहते। ये उनकी प्रायिकता है, तो ये है 20/100। अब हमें देखो क्या ज्ञात करना है, ये दोबारा बता देता हूं कि PA/E2 ये है कि वो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र जो छात्रावास में नहीं रहते, ये 20/100 है। अब हमें क्या मिला है, हमें क्या ज्ञात करना है, वो छात्रावास में इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो छात्रावास में रहने वाला बच्चा है और ए ग्रेड मिला है। तो हमें ज्ञात करना है कि छात्रावास में रहने वाला बच्चा हो और उसे ए ग्रेड प्राप्त हुआ हो, ये हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब बेज थ्योरम ये कहती है कि बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय ये कहती है कि P(E1/A) बराबर P(E1) इंटू PA/E1 बटे P(E1) इंटू PA/E1 प्लस में PE2 इंटू PA/E2। ये तो इन सभी के मान हमने पहले ज्ञात कर रखे हैं और ये सभी मान यहाँ पे हम भर देंगे। तो ये P(E1/A) हो जाएगा, P(E1) का मान है 60/100, PA/E1 का मान हमारे पास 30/100 बटे ये हो जाएगा 60/100 गुणा में 30/100 और प्लस में PE2 का मान है 40/100 और गुणा में PA/E2 का मान है 20/100। ये मान हमने यहाँ पे रखे हैं। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1800/100 गुणा में 100 और ये 1800/100 गुणा 100 प्लस में 800/100 गुणा 100, तो ये होगा 1800/10,000 गुणा में ये लघुत्तम आ जाएगा 10,000 बटे 1800 और 800 2600 ये बनेगा। तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी और ये 2 9 18, 2 से 13 26, तो 9/13 ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि उसे यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। यहाँ पे हमारे पास हमें 3 घटनाएं माननी पड़ेगी। वो कौन कौन सी माननी पड़ेगी, ये देखो कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वो अनुमान लगाता है। तो जानने के लिए हम घटना E1 मान लेते हैं और अनुमान लगाने के लिए घटना E2 मान लेते हैं। माना घटना पहले E1 मान लेते हैं। E1 घटना है कि विद्यार्थी उत्तर जानता है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। और E2 हम वो घटना ले लेते हैं कि विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है, उत्तर का अनुमान लगाता है। और इन दोनों की प्रायिकता हमें दे रखी है। अब आगे एक बात और वो कहता है
कि मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो सही उत्तर देने की प्रायिकता हमें दे रखी है, तो घटना हम मानेंगे ए। तो सही उत्तर देने की घटना, ये 3 घटनाएं हमने मानी है। इन घटनाओं की पहले प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे, फिर बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। यहां पर वो क्या है कि एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। तो यहाँ पे E1 हमने वो घटना मानी है जब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/4। और E2 हमने वो घटना मानी है जब विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है, वो जानता नहीं है। तो PE2 के बराबर 1/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में ये है कि हमें क्या ज्ञात करना है? हमें PA/E1 ज्ञात करना है। PA/E1 इसका मतलब क्या है कि हमें सही उत्तर देने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है सही उत्तर की प्रायिकता है यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है। यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है तो वो सही की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी, क्योंकि वो जानता भी है भाई उत्तर उसका यही आएगा, तो उसकी प्रायिकता है वो 1 आ जाएगी। यदि वो नहीं जानता, अनुमान लगाता है, तो उस समय इसकी प्रायिकता 1/4 हमें दे रखी है। तो ये PA/E2 ये है प्रायिकता की जो सही उत्तर की प्रायिकता यदि विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है। ये सही उत्तर की प्रायिकता है कब? यदि विद्यार्थी अनुमान लगाता है। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है 1/4। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि उसे यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो सही उत्तर दिया तो प्रोबेबिलिटी E1/A ये ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रोबेबिलिटी E1/A ये चीज ज्ञात करनी है। और यहाँ पे अब बेस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। बेज प्रमेय से बेज प्रमेय क्या कहेगी? PE1/A बराबर PE1 इंटू PA/E1 बटे PE1 इंटू PA/E1 प्लस में PE2 PA/E2 ये कहेगी। ये मान हमारे पास सारे पहले निकले हुए हैं। PE1 का है, PE2 का है, PA/E1 का है, PA/E2 का है। ये सभी मान हम यहाँ पे भर के और इसे सोल्व कर देंगे। तो ये PE1/A बराबर PE1 का मान है 3/4, PA/E1 का मान 1, ये 3/4, ये 1, PE2 का मान 1/4, PA/E2 का मान भी 1/4 है। तो ये हो जाएगा 3/4 बटे 3/4 प्लस 1/16, ये 3/4 लघुत्तम आ जाएगा 16, और यहाँ पे 12 प्लस में 1, 3/4 गुणा में 16/12 और 1 13। तो यहाँ पे ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये उत्तर आ जाएगा 4 तिये 12/13। और यहाँ 12/13 उत्तर के साथ ही प्रश्न नंबर 4
कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, किसी विशेष रोग के निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। यानी किसी विशेष रोग के लिए उसका सही निदान के लिए जब रक्त की जांच की जाती है तो वो 99% असरदार है। कैसे? कि जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। 99% केसेस में सही रिपोर्ट देता है कि यदि वो रोगी रोग से ग्रस्त है तब जो रिपोर्ट है वो 99% सही है। लेकिन 0.5% केस ऐसे हैं जब रोगी रोग से ग्रस्त नहीं है लेकिन रोगी को रोग से ग्रस्त ये टेस्ट बताता है। किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है। तो यहाँ पे रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लिए हमें घटना माननी पड़ेगी, जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति नहीं है उनके लिए घटना माननी पड़ेगी और रक्त जांच के लिए घटना माननी पड़ेगी कि वो वास्तव में रोगी है या नहीं। तो घटना E1 देखो, माना घटना E1 घटना हम किसे माने कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। और E2 हम वो घटना मानेंगे कि व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है। और घटना ए हम मानते हैं कि चुना गया जो रोगी है वो क्या कहता है, उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे रोग है। ये रक्त जांच में रोगी पाया जाता है, इसके लिए हम ए घटना मानते हैं। E1 व्यक्ति रोगग्रस्त है, E2 व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं है और ए हमने मानी कि रक्त जांच में रोगी जो है वो रोगग्रस्त पाया जाता है। तो यहाँ पे P1 देखो हमें क्या मिला है। P1 ये मिला है कि जो जन समुदाय में 0% एक लोग रोगग्रस्त है कि वास्तव में जो रोगी है वो, कि P1 बराबर 0.1/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1000, 0.001। अब Pe2 जो रोगग्रस्त नहीं है तो 1 माइनस Pe1 हो जाएगा ये, तो 1 माइनस 0.001 तो 0.999 ये आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे प्रोबेबिलिटी A/E1 की। A/E1 का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो रोगी जो जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी व्यक्ति तो वास्तव में रोगग्रस्त है और रक्त जांच में रोगी पाए जाते हैं, कि प्रायिकता रक्त जांच में रोगी पाए जाते हैं जबकि वास्तव में वे रोगी हैं। जब उनकी रक्त जांच की जाती है तो वो रोगी पाए जाते हैं। तो ऐसी हमें प्रायिकता दे रखी है 99%, यानी कि 99/100। अब दूसरा PA/E2 ये क्या है, रक्त जांच में रोगी पाए जाते हैं जबकि वास्तव में वो रोगी नहीं है। रक्त जांच में रोगी पाए जाते हैं जबकि वे वास्तव में रोगी नहीं है।
इनके लिए हमें प्रायिकता दे रखी है 0.5% यानी 0.5/100 यानी 5/1000 ये हमें दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो प्रायिकता ज्ञात करनी है कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे ये रोग है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि प्रायिकता कि उसे वास्तव में रोग है और उसकी जब जांच की जाती है E1/A ये हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम बेज थ्योरम का प्रयोग करेंगे। बेज प्रमेय के अनुसार बेज प्रमेय ये कहती है कि P(E1/A) बराबर P(E1 into P(A/E1) बटे P(E1 into P(A/E1) प्लस में P(E2 into P(A/E2) ये सभी मान हमारे पास हैं, सभी मान हम यहाँ पे रखेंगे तो P(E1/A) का मान यहाँ पे आ जाएगा। P(E1) का मान है 1/1000 गुणा में P(A/E1) का मान है 99/100 बटे ये मान यूं के यूं आ जाएंगे 1/1000 गुणा 99/100 प्लस में P(E2) का मान है 999/1000 गुणा में P(A/E2) का मान है 5/1000। अब इसे सोल्व करना है तो सोल्व हम करेंगे तो ये आ जाएगा 99/1 के आगे 5 जीरो, यहाँ लघुत्तम में 1 के आगे 6 जीरो आ जाएगी, ये 990 हो जाएगा प्लस में 5 में 45, 5 में 45, 4 49, 5 में 45 और 4 49 ये आ जाएगा। तो ये 99/1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो, ये ऊपर चला जाएगा 6 जीरो वाला और बटे में 4995 में 990 जोड़ देंगे तो ये 5 9 और 9 18, 9 और 9 18 1 19 और 5 ये कट जाएगा इतने जीरो से। यहाँ पे ये 99 था तो ये हो जाएगा 990/5985। इसको काटो, पहले 11 पे कट जाएगा, 5 8 13, 9 5 14 तो 5985। ये कितने पे कटना चाहिए, 5 और 9 14, 8 22, 5 27, 9 पे कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 9 छिके 54 और 9 छिके 54, 9 5 45, फिर 5 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 22, 5 एकम 5, 5 दूना 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 22/133 ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।